हेलो स्टूडेंट्स, लाइफएक्स इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर में हम लोग अभी आज कवर करने वाले हैं आपके सॉल्यूशंस, जो केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है, उसके जो भी क्वेश्चंस अभी अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए सीबीएसई के अंदर में, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करते हुए हम लोग डील करने वाले हैं। देखिए जरा किस तरीके से हम लोगों ने इस सॉल्यूशन चैप्टर को बांटा है। सबसे पहले हम हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आइदर इस पर्टिकुलर चैप्टर से या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, या नहीं तो फिर आपके पास वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मींस सब्जेक्टिव लिखने वाले, या नहीं तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड सवाल आते हैं, या फिर अभी कोविड के बाद अराउंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइक जो 4 या 5 मार्क्स होते हैं, या नहीं तो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस पूछने का अभी के टाइम पर ट्रेंड है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है हम उसको भी इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। आइए जरा एक एक करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग कौन से चैप्टर के बारे में। आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? सोल्यूशन। हम लोग सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्दर सोल्यूशन चैप्टर को भी हम लोगों ने इस तरीके से 4 अलग अलग टॉपिक में डिवाइड करा है। जैसे कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए उन क्वेश्चंस को इन 4 अलग अलग टॉपिक के अंदर में कैटेगराइज कर दिया है। जैसा आप लोग ये चैप्टर पढ़ भी चुके होंगे और इसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ कलेक्ट हुए हैं। तो आप देखिए जरा, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा वे ऑफ एक्सप्रेस कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन। यही हमारे एनसीईआरटी में भी सबसे पहले स्टार्टिंग में दे भी रखा है कि कंसंट्रेशन के जो टर्म्स है उससे एसोसिएटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बने हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, उन सभी के बारे में इस टॉपिक के अंदर में बताया गया। दूसरा सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर, जिसमें राउल्ट्स लॉ एंड ऑल वाली चीजें आ जाती हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाली चीजें आ जाती हैं, वो हमारा यहाँ पे सेकंड इस वाले सेक्शन में डिस्कस करा। थर्ड, इस चैप्टर का जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से न्यूमेरिकल से ही बेसिकली आता है, दैट इज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर उसमें हमने इसको कैटेगराइज करा है। एंड सबसे लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास, जो हमारा निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। उससे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया उसको हम लोगों ने वहां पे प्लीट करा। सही है। आइए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट के बारे में। जितने भी ऑब्जेक्टिव आए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे अगर मैं आपको बताए ना, क्वेश्चंस तो बाद में, इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे लाइक पहले केमिस्ट्री के टोटल 16 चैप्टर्स हुआ करते थे, तो इंडिविजुअली एक एक चैप्टर का वेटेज अकॉर्डिंगली थोड़ा कम था। ऑब्वियसली मार्क्स जो भी 70 मार्क्स थे वो आउट ऑफ 16 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब क्या है कि चैप्टर आपके हो गए 10। सही है। अब अगर 10 चैप्टर से ही आपसे अगर 70 मार्क्स के पूछ रहे हैं तो हर एक चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंट वेटेज यूं ही हो जाता है। इनके पास बहुत मौके मिलते हैं जहां से नए नए टाइप के ऑब्जेक्टिव, नए नए टाइप के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी। और न्यूमेरिकल आपको पता भी होगा इस चैप्टर में, बाकी जगह तो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं। फर्दर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर में जब अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट को डील कर रहे होते हैं उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। और अब वहां वाले पोर्शन से क्वेश्चन फिर से वापस से जो 2013-14 के टाइम पर पहले पूछा करते थे, पहले सीबीएसई काफी तगड़े तगड़े तरीके से क्वेश्चंस पूछती थी। अभी बीच में क्या तो फिर तो टर्म वाइज चीजें हुई थी, टर्म 1 टर्म 2 कोविड के टाइम पे। उसके बाद फिर से जब ये हमारे पास टोटल ओवरऑल आउट ऑफ 70 वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए विद रिड्यूस्ड सिलेबस, तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे से काफी तगड़ा हो चुका है। ठीक है, आइए एक एक करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते चलते हैं और एसोसिएटेड जो भी थ्योरीज होंगी हम उन थ्योरीज के भी बारे में बात करेंगे। आइए जरा सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा अभी यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉरी, देखिए जरा पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? सी वाटर। सी वाटर मीन्स लिक्विड, और ऑब्वियसली सी वाटर में क्या मिक्स होता है? नमक, NaCl पाया जाता है, वहीं से मेजॉरिटी प्रोडक्शन किया जाता है ये जो भी आपका NaCl है उसका। ये तो नहीं होगा। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या? जो सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर में। एक क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग चैप्टर को भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि ओवरऑल एक इफेक्टिव आपका कंप्लीट हो। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट जब भी अपन मिलाते हैं तो अल्टीमेटली क्या बनता है? अल्टीमेटली बनता है सॉल्यूशन। आपसे बोला है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन होने के लिए सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट आपका सॉलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड होना चाहिए। समझ आती है बात? तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा जब भी आपका सॉल्यूशन कैसा सा हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। आप बताना, वाटर लिखा है, शुगर सॉल्यूशन लिखा, अगेन सब जगह वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है तो वो तो सॉलिड स्टेट में है नहीं, वो तो लिक्विड स्टेट में। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। स्मोक तो बेसिकली गैसियस सॉल्यूशन है। फर्दर लास्ट आ जाओ आप, हाँ 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड जो है वो हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन है। अलॉन्ग विथ आपको और जानकारी इससे रिलेटेड दे रहे हैं कि इसके अंदर में कॉपर या सिल्वर
के साथ 2 कैरेट की इंप्यूरिटी मिलाई जाती है। मींस सॉल्यूट भी हमारा सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड स्टेट में है। अगेन आप ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और क्या बोला हमने आपको, गैस। इन तीनों में से सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी होगा। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो वो अल्टीमेटली किसको लीड करेगा, वो अल्टीमेटली आपके सॉलिड सॉल्यूशन को लीड करेगा। बोले कहानी समझ में आ सही है यहां तक? तो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। समझ आई बात? फर्दर हम आपको और बता दें, जैसे लाइक ये तो उस समय पूछा गया हुआ था 2021 में पूछा गया हुआ था। आप एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड ये मैं आपको बताया, इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है जहां हर एक प्रकार के सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रखा हुआ है। आप ये भी कर सकते हो लाइक कि अब जैसे सी वाटर पूछा, या मान लीजिए अभी आपसे सॉलिड सॉलिड वाला पूछा है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कैसा सही बनाएंगे, कभी लिक्विड और सॉलिड वाला जो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी वहां पे लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो वाला से पूछ ले आपको कि इनमें सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कौन सा होगा, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे स्मोक ही बोला है, तो स्मोक में आपसे पूछ देगा कि सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। यहां से ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और बने भी हुए हैं प्रीवियस ईयर बहुत सारे। समझ आती है बात? तो आपको वो वाला टेबल जरूर आपको ध्यान रखना है, और टेबलर फॉर्म वाली जो भी चीजें लिखी हुई है उसको आप बहुत माइन्यूटली देखिएगा, क्योंकि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी उससे रिलेटेड सवाल पूछने की कोशिश करती है। और आपका बोर्ड तो एनसीईआरटी में है, तो बोर्ड में तो डेफिनेटली आता है, जैसा आप देख भी रहे। आई हो गया अपना पहला सवाल डिस्कस। आई इसके जस्ट बाद हम लोग सेकंड सवाल देखते हैं, और ये एक्चुअली में ना असर्शन रीजन से रिलेटेड सवाल है। असर्शन रीजन से रिलेटेड अपने पास यहाँ पर सवाल है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे असर्शन में, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर। क्या लिखा है यहाँ पे, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर। कैसे कनेक्ट करोगे इस सवाल को, बताएं? हाँ, फॉर्मूला से कनेक्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या होता है बताना, अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर में होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, आपका लीटर में। यूनिट भी आपको ध्यान होगा, यूनिट क्या होता है आपके पास, मोल, और अपॉन में क्या हो जाता है, मोल और अपॉन में होता है लीटर। मोल और अपॉन में होता है लीटर। आप एक काम कर लो, जो अगर आप या तो नीचे लीटर लिखे हुए हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और या फिर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा यूवी, या फिर आप ये बोल दो, या फिर आप ये बोल दो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। सही है ना? आप एक बात बताओ, मोलरिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम से रिलेटेड तो आपको पता है, आप ये तो चीजें जानते हो। आप मान लो कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, मान तो क्या लो आइडियल गैस का इक्वेशन टी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मतलब वॉल्यूम इज समहाउ फंक्शन ऑफ क्या बताना, टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कमेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ आती बात? तो अगर वॉल्यूम कनेक्टेड आपका टेम्परेचर से, देन मोलरिटी भी कनेक्टेड होगा आपका टेम्परेचर से। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा, मोलरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यार बताएं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? हम इस चैप्टर को भी इन सभी सवाल के थ्रू पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, एक बार पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। इतने सवाल हैं जिससे अपने चैप्टर्स भी अच्छे खासे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे अगर हम पूरा का पूरा कंप्लीट 4 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी जो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। और हमारे पास टोटल कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, हाँ बताए 4। कौन सा? रिलेटिव, हाँ लॉडिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा, बोले दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या था हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, यही थी ना? तो आप बताओ क्या उसके अंदर मोलरिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा क्या? नहीं। मींस ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अल्टीमेटली आपको पता है असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। आप 4 ऑप्शंस रहता है, पहला तो रहता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दूसरा रहता है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तीसरा रहता है असर्शन सही रीजन गलत, और चौथा ऑप्शन क्या हुआ करता है किसी भी असर्शन रीजन वाले सवाल में, असर्शन गलत है रीजन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। दैट इज असर्शन हमारे पास क्या है, ट्रू, और रीजन हमारे पास क्या है, रीजन हमारे पास फॉल्स है। ध्यान रखिएगा, असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन हमारा क्या है, फॉल्स। हो गया क्या ये सवाल? ये हो गया सवाल नंबर दूसरा। बगल में मेंशन भी करते चलते कि टोटल कितने सवाल हम लोगों ने कवर करे। आई थर्ड सवाल की बात करते हैं, और अगेन यहाँ पर सवाल फिर से आपका उसी से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा हिला हुआ, थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। ये तो यही गड़बड़ा गया। क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पर चेंज करता है क्या? मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। आप बताना, अगर आप मोलैलिटी की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात करो मोलैलिटी की, तो आप सब जानते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आता है ऊपर में, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में बताएं क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट
प्रोवाइडेड कि किस में होना चाहिए आपका केजी में, यही था ना। फर्दर आप यूनिट की भी बात कर लो, यूनिट क्या था हमारे पास, मोल पर केजी। अभी हम एक एक करते हुए न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो भी आया हुआ है, और न्यूमेरिकल्स में जो यूजुअली गलतियां लोग करते हैं हम उस पर भी स्पेशली बात करेंगे, दैट इज क्या, कैलकुलेशन पार्ट। सवाल डिकोडिंग और कैलकुलेशन पार्ट पर हम लोग बिल्कुल फोकस करेंगे। आइए जरा, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। आप बताओ, मोल्स भी क्या एक प्रकार का मास है, और नीचे तो लिटरली मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है। मास की अगर आप बात करो, वो आप बाकी तो चीजें छोड़ दो, आप अर्थ पर जो मास देख रहे हो या मून पर जब अगर आप जाओगे तो भी मास का वैल्यू चेंज हो गया, वही होगा। हाँ, वही का वही होगा। वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। तो मास किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो यहां बोला है कि मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गया, ये स्टेटमेंट अपने आप में हो गया फॉल्स। ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जब अगर एक पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ऑप्शन कौन सा आके गिरेगा, आपका डी। समझ आती बात। ये हमारा सवाल नंबर तीसरा हो गया, जिसमें अपने को समझ आता है कि इसमें असर्शन क्या तो है, हमारा असर्शन हमारा फॉल्स है। और अगर रीजन की बात करें तो रीजन ट्रू, एक बार पढ़ भी लेते हैं रीजन में क्या लिखा है। हाँ यार, वही तो बातें लिखी है, दैट इज क्या बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर से के हिसाब से चेंज करता है। अगला सवाल देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, solubility of a gas in a liquid decreases with rise in temperature because, फिर से, solubility of a gas in a liquid decreases means solubility क्या कर रहा है, solubility आपका डिक्रीज कर रहा है। एक सेकेंड, solubility आपका डिक्रीज कर रहा है, कैसे से डिक्रीज कर रहा है, विद राइज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो solubility क्या कर रहा है, solubility आपका घटता है। solubility आपका क्या हो रहा है, solubility आपका डिक्रीज कर रहा है, सही है। तो इसमें बोला है कि ये किस प्रकार का हमारा रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। यार आप कोल्ड ड्रिंक ध्यान रखो, कोल्ड ड्रिंक कब पीने में अच्छा लगता है, बताएं कब पीने में अच्छा लगता है, जब वो गर्म होगा या ठंडा, ठंडा। लेकिन अभी आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो। जब अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो कोल्ड ड्रिंक पीने में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगने का मतलब क्या, मीन्स कि अब जो गैस है वह उस लिक्विड में, जो भी आपका लिक्विड, जो भी आपका मीठा पानी आप बेसिकली बोल दो आप, तो उसके अंदर में वो इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। मतलब गैसेस क्या चाहेंगे, यहाँ बेसिकली कौन सा रिएक्शन होता है, स्टार्टिंग में होता है आपके पास, जैसे सॉल्यूट क्या है हमारा गैस, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है हमारे पास लिक्विड। और अल्टीमेटली जब अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो क्या होता है, गैस किस में डिसॉल्व हुआ होता है, लिक्विड। और आप सब जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या ही हो जाएगा आपका, सॉल्युबिलिटी आपका घटेगा। सही बात है, नहीं आपको ये नहीं मिलेगा, आपको रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना लग जाएगा। दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जाने लग जा रहा है। मींस रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तभी सॉल्युबिलिटी आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप एक बात बताओ, गैस और लिक्विड को मिला रहे हो तो यह बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, अल्टीमेटली आप देखो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। और आप सब जानते हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर व्हाट, मतलब मेजॉरली 4-5 रिएक्शंस को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसे नेचर में होते हैं, वो हमारा नेचर में एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है हमारा, एक्सोथर्मिक होता है। तो यहां पर आप जब अगर ऑप्शन देखोगे तो पहला क्या लिखा है, एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल तो होगा, रिवर्सिबल का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर जो बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, तो यह हमारा एंडोथर्मिक का केस नहीं होगा, एक्सोथर्मिक का केस होगा। क्योंकि ये इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां अपन इसके जस्ट बाद ही सॉल्युबिलिटी के बाद अपन ने हेनरीज लॉ की बात करी थी, सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक तो ये हो गया कि ऑप्शन हो गया बी। फर्दर आप एक याद रख लेना, आप याद रख लेना कि अकॉर्डिंग टू ला चाहते आपको पता ना कि आप जो भी बातें करते हो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के बढ़ने का या घटने का, वो आप कब बात करते हो, जब आप कहां पहुंच चुके होते हो, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके होते हो। अब इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम वही है कि जिस रेट से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसी रेट से रिएक्शन कहां ही आना चाहिए, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। तो जब अगर दोनों का रेट बराबर हो जाता है, वह स्टेज हमारा कौन सा स्टेज कहलाता है, इक्विलिब्रियम का स्टेज कहलाता है। और उसी इक्विलिब्रियम पर लाचातेलियर नाम के साइंटिस्ट ने अपने कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, कुछ न कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अपने प्रिंसिपल के नाम पर अपने पॉस्टुलेट में लिख लिया था। क्या, कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब भी आप किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, फिर से सुना, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यही बैकवर्ड डायरेक्शन तो 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बातें बताई जाती हैं। बाकी 12th के हिसाब से आप 12th के हिसाब बैकवर्ड डायरेक्शन, एक सेकेंड, बैकवर्ड डायरेक्शन,
ट्वेल्थ के हिसाब से जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली बात है उसको सॉलिबिलिटी से बोला, और फॉरवर्ड जाता तो सॉलिबिलिटी बढ़ता, बैकवर्ड आया दैट मीन सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी आपका कम हो रहा है। बोली कहानी समझ में आ रहा है? इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है। चल आइए जरा अपन अगले सवाल पे जाते हैं। देखिए हम लोग सेकंड वाले पे पहुंच गए। पहला वाला जो टॉपिक था वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था हमने उसको कवर कर लिया है। अब अपन बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सेकंड टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर नाम के टॉपिक के बारे में। आइए अब इसके अंदर में बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, ऑन मिक्सिंग क्या लिखा है, 20 ml ऑफ AC2। तो देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव तो क्या दिख रहा है, एक ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है AC2। वो आपने कितने से मिलाया, मतलब लाइक ये कितना है 20 ml है, सही है ना। फिर दूसरा इसको आपने मिला दिया 30 ml ऑफ क्या बोला, 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, 30 ml ऑफ क्या मिलाया अपने क्लोरोफॉर्म के साथ मिला लिया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अब आइडियली तो आपको सीधा लग रहा है कि 20 + 30 इज इक्वल टू, जब अगर आपका सॉल्यूशन बनेगा, यहां लेट से बन गया सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि लोगों को तो सीधा लगता है कि सर 30 + 20 जोड़ दो, और यहां पर तो आप क्या लिख लो, आप 50 ml लिख लो। यार आप एक बात बताओ, बचपन से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा, बट क्या आपने कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम सुना है क्या? नहीं, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता। वो डिपेंड करता है इन दोनों पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन किस तरीके से है, क्या है नहीं। और अगर अपन बात करें रिगार्डिंग इंटरेक्शन का, तो इंटरेक्शन की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफॉर्म का आप डायग्राम देखो, क्लोरोफॉर्म का डायग्राम कैसे से होता है, CH, ये रहा हमारे पास Cl, ये रहा हमारे पास Cl, ये रहा हमारे पास Cl। हम अदर एस्पेक्ट पर भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कार्बन से रिलेटेड कितने सिग्मा बॉन्ड, 4, 4 मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल करके आएगा, sp3। sp3 मींस क्या हो जाएगा, ये हमारा टेट्राहेड्रल। ध्यान आ रहा ना, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए खैर वो तो खैर बात के एस्पेक्ट की बात होगी। ये रहा हमारे पास Ac2 दैट इज क्या, CO, यहाँ क्या हो गया CH3, और यहाँ पर भी क्या हो गया CH3। आपको समझ आ रहा होगा कि इस केस में इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन काफी, इंटरेक्शन की बात करें, इंटरेक्शन इस केस में काफी बढ़िया होगा जब अगर प्रोडक्ट के साइड जाएगा। जब कैसे से कि यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रहा है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। और जब भी इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास में आएंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होगा। और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, नेट वॉल्यूम जो होगा वह 50 ml से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम हो जाएगा, लाइक 48, 49 इस तरीके की वैल्यूज होती है। बिल्कुल जब बराबर हो जाएगा तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन के दो टाइप्स हुआ करते थे, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक और क्या हुआ करता था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर। और इंटरेक्शन की भी अगर आप बात करो तो भाई जैसा इंटरेक्शन इन मॉलिक्यूल्स में है, जैसा इंटरेक्शन इन मॉलिक्यूल्स में, और जब आप सॉल्यूशन बनाओगे उनमें जो इंटरेक्शन होगा वो भी इंटरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल सेम सेम होगा। लेकिन जब अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हो तो वैसे के केस में क्या होता है, वैसे के केस में या पॉजिटिव डेविएशन मींस क्या, पार्टिकल दूर भाग गए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, पार्टिकल्स पास आ गए, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़िया है। और बॉन्डिंग बढ़िया है या खराब है आप कहां से चेक करते हो, या आप चेक करते हो, देखो एक तो आपके पास बहुत रैंडम एग्जांपल तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपको उतने एग्जांपल को तो बिल्कुल ही ध्यान रखना पड़ेगा, होगी एक बात। दूसरी बात, आप उसको भी कैसे जज कर पाओगे, आप उसको भी जज कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आप देखो कि कभी तो एच बॉन्डिंग यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा, या कहीं पे दोनों को मिलाने के बाद एच बॉन्डिंग बढ़ गया, सजाना ना, जैसे दोनों को आप मिलाओगे तो यहाँ एच बॉन्डिंग वाली चीजें बढ़ जाएंगी। अब जैसे एच बॉन्डिंग बढ़ेगा, एच बॉन्डिंग बढ़ेगा तो दोनों पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन आप क्या बोलोगे, बढ़िया। और जब भी इंटरेक्शन सही होगा तो वैसे जैसे कि केस में हमारा कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में आने की वजह से इसका ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा कौन सा ऑप्शन इसका होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा, सही है। हमारा कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन अपने पास निकल करके आएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सही है। ये वहां वाले टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। फर्दर एजियोट्रॉप्स के बारे में बोला, देखिए यार लाइक एजियोट्रॉप्स में लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब बस इतना जानो एजियोट्रॉप्स कहते किसको हैं। एजियोट्रॉप्स कुछ नहीं है, जैसे आप जानते हो ना कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर में क्या है, पहले तो आप एजियोट्रॉप्स को जानो, आगे बहुत बार ये आया हुआ है, फिर नेक्स्ट ताकि आगे में अपने को इतना डिस्कस नहीं करना होगा। अभी हमारे पास लिक्विड फेज है, अभी लिक्विड फेज के जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स ए, और कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप बताना, एक्स बी करते हैं ना। अच्छा जी, सिमिलरली अगर अपन बात करें गैसियस फेज के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे, मतलब यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड है तो इसके क्या बनेंगे, इसके गैस बनेंगे यहाँ पे, या इस तरीके से इसके गैस बने हुए हैं। अगर आपका ऊपर से कंटेनर क्लोज है आपका तो यू इस तरीके से यहाँ पे क्या बना है, गैस बना है। अब एक बात बताओ, गैस किसका होगा, वेपर किसका होगा, जो यहाँ पर नीचे लिक्विड उसी का ही तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर होगा।
होगा ना। अब अगर ये इसका वेपर होगा तो इन वेपर फेज में जो इसके मोल फ्रैक्शन होंगे उसको लेट से मान लो हमने क्या लिखा, उसको हम लोगों ने लिखा एक सेकंड रुकिएगा, दूसरा यूज कर लेते हैं। उसको हम लोगों ने लिखा इस तरीके से, वो हमारे पास होगा लाइक मान लो YA और क्या होता है YB। अब एजियोट्रॉप समझिएगा कि क्या, एजियोट्रॉप कुछ नहीं है, एजियोट्रॉप ये बोलता है कि वैसे सॉल्यूशन आपके एजियोट्रॉप्स कहलाएंगे जिसमें लिक्विड के अंदर में जो कॉम्पोजिशंस है कंपोनेंट का और वो बिल्कुल सेम होंगे, कैसे से कॉम्पोजिशन जो होगा बिल्कुल सेम होगा किससे, जो गैसियस फेज में कॉम्पोजिशंस है उससे। कहने का मतलब आप जब भी करोगे XA बाई XB जो होगा वो किसके बराबर होगा, YA बाई YB के। अब अमाउंट बिल्कुल सेम नहीं होगा, रेशियोज उनके क्या होंगे बराबर। तो यही बोला जो कॉम्पोजिशन आपका लिक्विड फेज में वही कॉम्पोजिशन आपका किस फेज में आएगा, गैस फेज में। जब यहां पर अपन पहुंच जाते हैं वैसे जैसे मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ आई बात, मतलब मैथमेटिकली क्या है एजियोट्रॉप्स कहने का मतलब, लिक्विड फेज में जो कॉम्पोजिशंस आ रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वही कॉम्पोजिशन वैसा सा ही कॉम्पोजिशन आपको किस में देखने को मिलेगा, गैसियस फेज में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आइए अब सवाल पढ़ते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि an azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than the two element when। इसका एक और है दूसरा इसका ट्रिक की भी अगर अपन बात करें, अब हमेशा ध्यान रखिएगा आपको कैसे से पढ़ना है एजियोट्रॉप्स, आपको पढ़ना है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और आपको क्या पढ़ना है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझिए बात, और उधर उल्टा कर देना। अब इधर आप मैक्सिमम बोल रहे हो तो ये किसका एग्जांपल होगा, ये किसका एग्जांपल होगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का। समझ आ रही बात। और जब आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पढ़ोगे तो वो किसके में आएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के एग्जांपल में आएगा। समझ आती बात। तो यहाँ पर ये ट्रिक है, आप इसको उल्टे से याद रखना। उधर तो अपन तो बहुत बार अगर चैप्टर पढ़ते हैं सॉल्यूशन तो बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और जब अगर आप एजियोट्रॉप्स में आते हो तो एजियोट्रॉप से दो बनता है, एक आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और ये देखिए क्या पूछा है, लोअर वाला पूछा है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, आपसे ये पूछ रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जब अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आपसे पूछ रहा है दैट मींस क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो रहा है क्या चीज। अब बस इस ट्रिक के थ्रू आप ध्यान रख सकते हो कि इसके ये किसको रेफर करता है, ये एक्चुअली में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ को रेफर करता है। आई फर्दर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में आपको बताना कि इंटरैक्शन जैसा AA सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में होगा और जो सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में होगा बिल्कुल ही सेम आपका क्या होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये कब होगा, जब कोई फर्दर नया कोई H बॉन्डिंग नहीं होगा। मींस ना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में दोस्ती हो, ना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में दुश्मनी हो। मींस कोई फर्क ही नहीं पड़े, या तो दोनों अलग अलग भी बैठे तो भी, या दोनों को साथ बिठा दो तो भी, कोई इंटरैक्शन नहीं है, ना पॉजिटिव इंटरैक्शन ना नेगेटिव इंटरैक्शन, बिल्कुल न्यूट्रल इंटरैक्शन। वैसे कैसा ही सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और वैसे ही के केस में जब भी आप वही 30 ml प्लस 20 ml को मिलाओगे तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जो अगर आप बात करोगे तो 50 ml आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। आपसे यही पूछा है कि कौन सा वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप देख के कैसे पता लगाओगे, जब बिल्कुल सेम टाइप की चीजें देखने को मिलेगी ना। जैसे अपन चारों एग्जांपल देखते हैं। अब लिखा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो यहाँ तो अभी हम लोगों ने देखा भी कि इसमें क्या होता है, इसमें अभी हमारा H बॉन्डिंग होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है, H बॉन्डिंग। मींस इसमें इसके केस में तो H बॉन्डिंग होगा। दूसरा इथेनॉल और क्या लिखा हुआ है, एसीटोन। अगेन यहाँ पे H बॉन्डिंग वाली चीज है, सही है ना। फर्दर आप इधर आ जाओ, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। हाँ ये आपको लग रहा होगा, हेक्सेन मींस 6 कार्बन एटम और हेप्टेन मींस कितना कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है क्या चीज, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का, और जब भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का होगा तो उसके अंदर में ना पॉजिटिव इंटरैक्शन ना नेगेटिव इंटरैक्शन, और किसके अंदर में जाकर के आएगा, आपका एग्जांपल किसका बन जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बन जाएगा। आए फर्दर अगला सवाल अपन देखते हैं। अगेन फिर से सॉल्युबिलिटी और उसी से ही हमारे पास ये सवाल। और अगर हम इसको देखें तो ये वाले सवाल के अंदर में 4 टोटल चीजें हैं। अब एक आप देखना यहाँ पे, एक है हमारे पास बेंजीन, दिख रहा है क्या, आई थिंक दिखना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको बड़ा कर दे रहा है। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। हाँ अब आते हैं, मतलब बेसिकली इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अपने को तो मैच द कॉलम करना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास ऑप्शन, बहुत सारी तरह के। आप या तो यार लाइक आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, वहां से भी कर सकते हो, या फिर आप देखना। एक तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे
एक आपको देखने को मिल रहा है बेंजीन और दूसरा देखने को मिल रहा है टोलीन। C6H5 पर क्या लगा हुआ है? CH3। अब ये दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर से ही है। जब अगर बिल्कुल सिमिलर से ही है तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा आइडियल सॉल्यूशन को। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर क्या ही हो जाएगा हमारा? डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर क्या होगा आपका? इक्वल्स टू 0। और ये कौन सा वाला बन गया? ये बन गया आपका, अगर हम बात करें थर्ड का कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड का तो ऑप्शन आ गया डी। थर्ड का ऑप्शन क्या बन गया? थर्ड का ऑप्शन बन गया डी। आओ एक और लिखा है यहाँ पे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, देखिए इससे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव के सवाल भी कनेक्ट हुए हुए हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मींस क्या? जब मिनिमम होता तो ट्रिक क्या उल्टा, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इन सभी में से आपको ये वाला पर्टिकुलर जो है वो देखने, ये इससे समझ में आ रहा है कि ये जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ को कनेक्ट कर रहा है। तो सेकंड वाले का ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा? ए। समझ आती बात? अब सबसे पहले एक और लिखा हमारे पास, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए फिर से आपका घूमते फिरते फिर आते वही आ रहा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो क्या समझ में आ रहा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला जो एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने वहीं पे बताया था कि भाई उसके बीच में कौन सा इंटरैक्शन होता है? एच बॉन्डिंग का इंटरैक्शन होता है। तो जो चौथा वाला आपका होगा, जो फोर्थ वाला आपका होगा, वो हमारा कौन सा ऑप्शन लेकर के आएगा? फोर्थ वाला जो होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा। फोर्थ वाला जो होगा हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। तो बचा क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन की बात करो तो वो हमारा कौन से एग्जांपल में आके गिर जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा बी। साथ ही बात BADC। BADC आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है क्या जी? और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भी कॉन्सेप्ट्स को देखा कि मतलब और कैसे से किसको कब पॉजिटिव डेविएशन को रेफर कर रहा है, कब वो हमारा कांस्टेंट बॉइलिंग को रेफर कर रहा है, और कब इंटरैक्शन सही है, मतलब दोनों के बीच में इंटरैक्शन पॉजिटिव इंटरैक्शन है, उस पर भी यहां पर इस सवाल में डिस्कस किया गया है। फर्क। अब आगे आपके पास न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अभी आपके पास आए हैं, देखते हैं जरा आराम से लगाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अननोन गैस X when dissolved in water at 2.5 bar pressure has a mole fraction इतना। तो बोला क्या है आपसे? मींस बोला है कि कोई एक गैस है जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व करा, उस समय प्रेशर कितना दे रखा था? आपका प्रेशर दे रखा था 2.5 बार। प्रेशर दे रखा है 2.5 बार, सही है। और उस समय उसका मोल फ्रैक्शन कितना था? उस समय उसका मोल फ्रैक्शन था 0.04। ध्यान से समझिएगा। अब क्या पूछा आपसे? द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड। तो जब प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, लाइक मतलब P2 कितना कर दिया? 2.5 की जगह पर क्या कर दिया? 5 बार। देखिए आप पढ़ते भी जाइए और उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट निकालते भी चलते चले जाइए। सिंबॉलिकली अगर आप उन डेटा को लेकर के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लोगे, फिर आप आराम से फॉर्मूले में उसको कनेक्ट कर पाएंगे। आपसे क्या पूछा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए जब प्रेशर ऑफ गैस को क्या कर दिया हमने? डबल। अब यहाँ पे X2 आपसे पूछा है कि X2 क्या होगा। क्लियर है? जब अगर हम बात करें X2 क्या होगा, तो और ये दोनों चीजें और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के अमाउंट के बारे में हेनरी ने बताया था। और हेनरी ने क्या बताया था? हेनरी ने बोला था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारे पास? X। साथ ही बात तो P इज इक्वल टू, इससे क्या निकल करके आएगा? P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? KH। KH इज हेनरी कांस्टेंट टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास? X। सही है। अब इसी को ही आप ये दोनों सिचुएशन के लिए लगा लो, क्योंकि कहानी तो सेम है, गैस तो अगेन वही X है, तो हेनरी कांस्टेंट का कोई फिक्स ही वैल्यू होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंगली क्या निकल करके आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कि लाइक आप मान लो इस X को इधर ले आओ, तो आप क्या बोलोगे? P1 by X1 इज इक्वल्स टू, सेकेंड वाली सिचुएशन में क्या बन जाएगा? P2 बाई कितना बन जाएगा आपके पास? X2। और ये दोनों चीजें किसके बराबर होगा? KH, दैट इज क्या? दैट इज अ कांस्टेंट। डाले जरा वैल्यूज, 1 मिनट के अंदर में आपका आंसर निकल करके आएगा। यहाँ पे बस आपको वैल्यूज चिपकाने हैं। यहाँ लिख दो, आप कितना लिखोगे? 2.5। यहाँ पर कितना लिखोगे? 2.5। उस समय कितना था वैल्यू? 0.04, यही था ना। फिर इधर P2 कितना हो गया आपका? 5। और इस समय हमें नहीं पता, तो इस समय हमने क्या मार्क कर दिया? यहाँ पर हमने X2 मान लिया। क्या ये निकालने बोला है? हाँ, X2 निकालने बोला है। आप इस साइड लेकर के आओगे तो जो आपका X2 है वो कितने के बराबर हो जाएगा? जो X2 है वो आपका कितने के बराबर हो जाएगा? 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 0.04। और अपॉन में कितना है? 2.5। अब कुछ लोग ना यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने में पता नहीं कैसे से गलती करते हैं। आप कभी भी अगर ऐसे कैलकुलेशंस आए, या अभी तो अपन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे उसके अंदर में तो अपन इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे अपने अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अपन बात करें, आप हमेशा ही ध्यान रखना, जनरलाइज अप्रोच हमेशा बोर्ड के अंदर में आप लगाइएगा।
डेसिमल जो है जिनका कैलकुलेशन से उनके लिए तो कोई इशू नहीं, बट हाँ मेजॉरिटी लोगों को यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत होता है और जल्दबाजी में गलत आंसर पिक करते हैं। आप हमेशा क्या करो, डेसिमल को उड़ा दो, डेसिमल को उड़ा के बगल में क्या करो 10, सही है। आप इधर से भी डेसिमल हटा लो, इधर से कितना कर लो 100, हमेशा सही है। अब आप एक काम करो, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। अब जो भी डिजिट है उसको पहले सही से अरेंज कर ले, 5 ऊपर दिख रहा है, उधर 4 दिख रहा है, 5 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में हो गया 20, नीचे में क्या दिख रहा है 25 और इंटू कितना हो जाएगा 10, सही है। अब यह जब अगर कटेगा, यह जब अगर कटेगा तो कितना बनेगा, यह जब अगर कटेगा तो कितना बनेगा, ये तो कट गया, इतना आया कितना आपका 2/25, कितना बना 2/25। देखिए बोर्ड के एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सही है ना। अब लोग इस यहीं पे ऐसे काटे जाते हैं, फिर वहां पे पता 0.8 या 0.08 या 0.04 या 0.4 में बोलते कि सर गलती होगी। आप कुछ मत करो, आप न्यूमरेटर को बड़ा बना दो। अब कैसे इसको बड़ा करेंगे अपन, 2 जीरो आप आगे ऐड कर दीजिए और यहाँ पर 2 जीरो से डिवाइड कर दीजिए, गणित को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में कितना होगा 200, अब 200 तो आपका आसानी से कट जाएगा, कितने से 25 से कट जाएगा ना, तो आप इसको कट कर लो, कितना आ जाएगा 25, 25 8 है ना, तो ये कितना है आपका 8/100 आपके पास आया। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ फिर आपका गलत आंसर नहीं आएगा, ये कंफर्म है। हमेशा डेसिमल जब भी आएगा तो डेसिमल को उस जोड़ घटाव भाग के झगड़े में मत फंसाओ, डेसिमल को सीधे उड़ा करके बगल में पहले जीरोस बनाते हुए एडजस्ट कर लीजिए, बाकी डेटा को ढंग से आप लेकर के आइए और जीरो को अलग से डील कीजिए। न्यूमरेटर जब भी छोटा हुआ तो हमने क्या करा, उसको बड़ा कर दिया, उसको कैसे थे डबल जीरो को, और न्यूमरेटर से इसको बस कैलकुलेट लार्जर बनाना है। एक बार जहां न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, आप आसानी से वहां भाग कर सकते हो, और जैसे डिवाइड होगा फाइनल आंसर कितना निकल कर गया 0.08 आए, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा, दैट इज 0.08 वाला। समझ आई बात, क्या करा हमने, हमने कंपेयर करा, एक ही सिचुएशन एक ही गैस की चीजों के बारे में दो अलग अलग डेटा पर डील करवाया है, और आपसे पूछ लिया है बाद के टाइम का मोल फ्रैक्शन। समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप बनाइएगा जब इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बट हाँ आपको एक बार ही गो थ्रू होना पड़ेगा। Further, which of the following formula represents Raoult's law? Which of the following formula represents Raoult's law for a solution containing non-volatile solute? ध्यान आ रहा है ना, non-volatile solute जैसे से ये बोला, इसका साफ मतलब क्या है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कौन से वाले स्टेट में, प्योर स्टेट में कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। फिर से, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और प्योर सॉल्यूट कितने के बराबर होगा हमारे पास, 0। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड कितने के बराबर होगा, 0। अब ये जैसे से ही 0 हुआ, बताएं राउल्ट्स के लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, राउल्ट्स के लॉ के ही ये एप्लीकेशन से अपन क्या निकालने में एलिजिबल होता है, टोटल प्रेशर किसके इक्वल्स होता है बताना, पीए प्लस में कितने के बराबर होता है, पीबी, या P1 प्लस P2 आप बोल सकते हो, या ऐसे से प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सॉलिड बोल सकते हो। फर्दर यही तो राउल्ट्स का लॉ दिया था, क्या दिया था, ये पीए किसके इक्वल होगा, P0A XA, और प्लस में कितने के बराबर हो जाएगा, P0B, और कितना हो जाएगा बताना, XB। अब चूंकि हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म कितने के बराबर हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली प्रेशर जो टोटल निकल करके आया वो किसके किसके बराबर है बताना, हाँ P0 ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, ए मींस क्या है हमारा सॉल्वेंट, और टाइम्स मोल फ्रैक्शन भी किसका हो जाएगा बता सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन भी हमारा सॉल्वेंट के बराबर। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका, देखिए या तो जरा सा अगर आपने मतलब जल्दबाजी करा तो यहाँ पर सीधे आप डी ऑप्शन टिक करोगे, लेकिन डी नहीं, हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो हेनरी का लॉ है जो सेकंड वाला ऑप्शन है। प्रेशर और टोटल किसके बराबर हो जाएगा, केवल हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, और प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसका, P0। देखिए ये सही है यहाँ, बट यहाँ प्रेशर ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन गलत होगा, तो अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन हमारा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा।